पूज्य स्वामी चिदानंद महाराज जी, श्री शंकर कुमार सन्याल जी, अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ, श्री नरेश यादव जी, पूर्व संसद और उपाध्यक्ष हरिजन सेवक संघ, श्री लक्ष्मी दास जी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमेटी का वहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्री बी के कमरा, चेयरमैन KIT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और मंच पर बैठे हुए अन्य महान भाव और मेरे सामने बैठे हुए अलग अलग जगह से आए हुए सभी विशेष बंधुगण और यहाँ अलग अलग धर्म का प्रतिनिधि और महान भाव, आज देश भर से कोने कोने से आए हुए हरिजन सेवक संघ और गांधी जी का प्रेरणा से काम करने वाले महान भाव और मेरा प्यारे बच्चों, सितंबर 1932 में येरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी जी ने उपवास करके दलितों का समस्याओं के प्रति सबको दृष्टि उन्होंने आकर्षित किया है पहली बार 1932 में। अंत में दो महत्वपूर्ण निर्णय ले गया है उस समय। एक है प्रांतीय विधान मंडलियों और दूसरा है केंद्रीय विधायक में सीटों का आरक्षण दूसरा था। One was to create a regional associations, mandals, and the other one is to provide reservation in the legislature at the national level also. And the अस्पृश्यता निवारण के लिए एक मंडली को स्थापित करना, इस मंडली का नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया है। इस संघ का प्रथम प्रमुख घनश्याम जी बिरला और मंत्री टक्कर बाबा थे। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य थे सार्वजनिक ये धर्मशालाएँ, सड़कें, स्कूल, मंदिर हरिजनों के लिए खोले जाए। अस्पृश्यता निर्मूलन ही इसका मुख्य ध्येय था। वास्तव में दलितों का हरिजन शब्द से संबोधित करना भी इसी साल से आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी जी उस समय दूरदृष्टि से उन्होंने देश के भविष्य के लिए, समाज का एकता के लिए, देश का अखंडता के लिए उन्होंने सोचकर उस समय ये अस्पृश्यता निवारण का जो महत्वपूर्ण काम था उन्होंने उस समय हाथ में लिया और देशवासियों को बताया। ये हरिजन सेवक संघ को उन्होंने उस समय स्थापना करवाया। उसका संविधान भी खुद महात्मा गांधी जी ने अपना हाथ से लिखा है। गांधी जी ने कहा था, हिंदुस्तान में जो सबसे अधिक दुख में पड़े हैं उनको हरिजन कहना यथार्थ है। हरिजन का अर्थ है ईश्वर का भक्त, ईश्वर का प्यारा। हरिजन, हरि माने नॉर्मली हम लोग ईश्वर जी के बारे में बताते हैं। कवि नरसिंह मेहता जी से प्रेरणा लेके गांधी जी ने इस शब्द का प्रथम प्रयोग इस साल में किया था। इस महान आदर्श से स्थापित किया गया हरिजन सेवक संघ का इस समारोह में भाग लेते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसी महान भाव गांधी जी का कार्यक्रमों के द्वारा जो प्रारंभ हुआ, ऐसी इसका सम्मेलन में आना मुझे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। दलितों का उत्थान का पवित्र कार्य अभी भी संपन्न नहीं हुआ है, बहुत प्रयास जरूरी है। मैंने संसद के बाहर हमारा पूज्य हमारे निर्मला जी का काम मैंने देखा है। एक रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना, देश भर में गांधी जी का विचारधारा, उनका जो उद्देश्य, उसके बारे में नीचे तक प्रचार करना, उसी दिशा में लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करना और अस्पृश्यता आदि विषयों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, निर्माणात्मक काम में लगना, ये उनका बहुत मुख्य उद्देश्य था। केवल सब काम सरकार करे, हम बेकार बैठ तो चले, ऐसा नहीं चलेगा। ये महात्मा गांधी ने कहा, लोग भी इसमें भागीदारी होना चाहिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो आह्वान दिया, हमारा स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस सब विषयों में गांधी जी ने उसी समय कहा, सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पॉलिटिकल फ्रीडम। उन्होंने कहा आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए उस शब्द में संदेश क्या है, आप समझने के लिए कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावरफुल मैसेज
Mahatma Gandhi has given 116 years back while addressing the students of Benares Hindu University. He said this, that sanitation is more powerful than the political freedom. Secondly, Mahatma Gandhi also said that cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. This is what Mahatma Gandhi has said. इससे आपको इसका महत्व क्या है आप आसान से समझाएंगे. इसलिए मित्रों मेरा कहना यह है सभी कार्यक्रम में जनता भी भागीदारी होना चाहिए. People's participation is very vital in any work of the government or semi-government or voluntary organization. People should also get involved. ये देश अपना है, ये राज्य अपना है, ये संस्कृति जो भारतीय संस्कृति शुरू से हमारा लोगों ने आदिकाल से वेद काल से पुराण काल से पूर्वजों जिया और दिया विरासत में उनको मिला भारतीय संस्कृति धर्म इसी परंपरा को हम सब लोग मिलकर आगे ले जाना चाहिए. अलग मजहब हो सकता है, हमारा मजहब एक पूजा पद्धति है, मगर धर्म हमारा एक संस्कृति है, हमारा एक जीवन पद्धति है. कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, रिलीजन इज ए वे ऑफ वर्शिप. सो सर्वमत प्रार्थना का भी मैंने मंदिर अभी देखा. गांधी जी प्रोत्साहन करते थे सभी लोग मिलकर अपना अपना भगवान का प्रार्थना करें, मगर हम सब लोग मिलकर देश के बारे में, हमारा मूलतः हमारा सिद्धांतों के बारे में, हमारा विचारधारा के बारे में, हमारा संस्कृति के बारे में, हमारा परंपरा के बारे में हमेशा हम याद रखना है, उसको प्रैक्टिस करना है. साथ ही साथ हमारा नया पीढ़ी यंगस्टर्स को, बच्चों को हमारा संस्कृति के बारे में उनको समझाना है, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हर एक व्यक्ति अपना मातृभाषा में बोलना चाहिए. घर में पड़ोसी वाले में मातृभाषा में बोले, वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, असमी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, जो भी भाषा है अपना मातृभाषा में बोलना चाहिए. कारण क्या है, भाषा और भावना एक साथ चलते हैं. दूसरा विषय ऐसा है, ये भाषा के साथ ही साथ हम लोग हमारा माँ को हमेशा याद रखना चाहिए. वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर our mother, then we must also remember the mother tongue, remember the motherland, the country where we are born. हमारा देश में सिक्योरिटी वाले देखिए, उनको समझाइए. हेलो सिक्योरिटी, समझाइए उनको, बताइए. अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता, यही हमारा परंपरा है. So irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one nation, one people, one country. That should be our path. So keep that in mind. मित्रों, ये अस्पृश्यता का कलंक को हमारा समाज से पूर्ण रूप से मिटाना चाहिए. कारण क्या है, हम अभी भी देश आगे बढ़ रहे, दुनिया में भारत को प्रतिष्ठा मिल रहे, भारत का पहचान बढ़ रहे, मगर ऐसी कुछ सामाजिक बुराइयों के कारण से हमारा देश का नाम, हमारा समाज का नाम बदनाम हो रहे. इसलिए अस्पृश्यता ये भयंकर पाप है. कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम नहीं होता. तो इसलिए हम सब लोग मिलकर इस बुराई को दूर करने के लिए हमारा समाज का लक्ष्य होना चाहिए. अस्पृश्यता को दूर करना, जातिवाद से मुक्त होना और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं चलाना और क्षेत्र, भाषा ऐसा विषयों को लेकर एक दूसरे के आपस में झगड़ा होना, ये अच्छा नहीं है. कारण क्या है, दुनिया आगे बढ़ रहे, हम भी आगे बढ़ रहे, आईटी के बारे में हम लोग बात कर रहे और देश भी शक्तिशाली होके, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होके दुनिया में भारत का पहचान बढ़ रहे, भारत का नाम बढ़ रहे. इसलिए हम लोग उसी दिशा में सोचना चाहिए. ये सांघिक बुराई, दिस सोशल इविल्स हैज टू बी निप्ड इन द बड, बोथ लेजिस्लेटिव एक्शन, administrative action and also political will of the people. We are bringing a bill will not suffice. Along with the bill, what is required is political will, administrative skill and also हमारा दिल भी होना चाहिए. इसमें सब ये सबका मिलन हो गया तो फिर ये काम आसान से हो जाएगा. ये केवल राजनेताओं के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए. समाज सेविका जो लोग होता है, संस्करण करने वाले जो होता है, जो राजा राम मोहन रॉय है, कंदुकूर वीर सिंह पंतलू था, नारायण गुरु था, बसवेश्वर जी था, अभी ऐसी अनेक महान भाव
जो महानुभावों ने मार्ग दिखाया हमको, ये मार्ग के बाद भी अभी भी कुछ इलाके में ऐसा ये अस्पृश्यता का पालन होना बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा पूरा जल्द से जल्द समाज से इसको पूरा दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मित्रों, महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो अन्य महानुभावों ने अपना पूरा जीवन में इसी विषय में हम लोगों को मार्गदर्शन किया। ठक्कर बाबा का मैं अभी अभी देख के माल्यार्पण करके आया। गांधी जी का वहाँ जो स्तूप है ना, गांधी जी को किसी ने कहा हम आपका एक स्टैचू बनाएंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, हमारा स्टैचू नहीं, ये सर्वधर्म का एक प्रवचन का एक स्टैचू बनाइए। उस दिशा में उन्होंने सोचा। आजकल लोग अपना अपना स्टैचू बनाने में लगे हैं, बाकी आने वाले लगाएंगे नहीं लगाएंगे गारंटी नहीं है, ऐसा होके कुछ लोग इसमें। भाई हर एक व्यक्ति देश में जो जी रहे हैं वो व्यक्ति समाज के बारे में, देश के बारे में सोचना चाहिए। बाद में लोग उनको याद रखेंगे ऑटोमेटिकली। आप समाज के बारे में सोचो। तो किसी ने मेरे से पूछा, सर आप संस्कृति के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति परंपरा जीवन पद्धति के बारे में बहुत बोल रहे हैं, मगर उसका अर्थ क्या है? मैंने कहा जीवन पद्धति। उन्होंने मेरे से पूछा जीवन पद्धति क्या होता है? सर आपने एक वाक्य में बोलने में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आप वन लाइन में बताइए। मैंने कहा भाई क्या है? समझाया जीवन पद्धति ऐसा होना चाहिए, गुरु का रेस्पेक्ट देना, आदर देना, माँ का रेस्पेक्ट देना, पिता का रेस्पेक्ट देना, प्रकृति का रेस्पेक्ट देना, पशुओं का रेस्पेक्ट देना, सर्व प्राणी को रेस्पेक्ट देना, ये सब। उन्होंने कहा सर थोड़ा और भी सरल भाषा में बोलिए। तो उनको मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारे पास रोटी है, आपका रोटी आपने खाया, ये प्रकृति है। आपने दूसरा व्यक्ति के पास रोटी है, उसको छीन लेके खाया, वो विकृति है। आपने जो आपके पास जो रोटी है, तो भूख से मरने वाले व्यक्ति को आपका रोटी उनको दिया आपने, वो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति। ये हमारा परंपरा है। समाज के लिए जीना, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबम, पूरा दुनिया एक है। तो इसलिए हम लोग भी सोचना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रीजन, इंडिया इज वन नेशन, वन पीपल, वन कंट्री। केवल इंडिया नहीं, पूरा दुनिया भी एक है। स्पर्धा हो कोई आपत्ति नहीं, मगर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। जब वायलेंस होगा समाज में कोई प्रगति नहीं होगा। महात्मा गांधी जी ने ऐसा ब्रिटिश साम्राज्य को यहां से हटाया, कैसा? उन्होंने कोई गोली फायर नहीं किया, उन्होंने अहिंसा, नॉन वायलेंस का वेपन के कारण से उन्होंने पूरा देश में लोगों को एकजुट लगाया, और साथ ही साथ ब्रिटिश वालों को अंत में देश छोड़ के वापस जाना पड़ा। दैट्स द पावर ऑफ द नॉन वायलेंस। और कुछ लोग अभी भी बात करते रहे बुलेट के द्वारा परिवर्तन आएगा। बुलेट के द्वारा परिवर्तन नहीं आएगा। बुलेट आएगा, लोगों को मारेगा, फिर अंत में वो बुलेट आपको भी मारेगा। यही हो रहा है। कुछ लोग ऐसी हिंसा, वायलेंस को लेके प्रचार कर रहे हैं। आदिवासियों को, गरीब लोगों को, बच्चों को, नव पीढ़ी को वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं। उसके कारण से क्या होगा? जैसे पावर कम्स फ्रॉम द बुलेट। मैं बताना चाहता हूं उनको, पावर कम्स फ्रॉम द बुलेट टेम्पररी, बट पावर गोस विद द बुलेट। बट पावर कम्स not from the barrel of the gun, power comes from the ballot. Ballot is more powerful than bullet. ये समझना चाहिए। बैलेट के द्वारा किसी महान नेता को आप हटा सकते। ये अनुभव बता रहे, दुनिया का अनुभव है, दुनिया में भी अनुभव है। जितना भी पावरफुल हो, फिर बैलेट, अपना वोट मोर पावरफुल है, नोट से भी पावरफुल है, बुलेट से भी पावरफुल है। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूं हम सब लोग अपना जीवन में नॉन वायलेंस और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। साथ ही साथ जो आतंकवाद है ना देश में, दुनिया में हम लोग आजकल देख रहे हैं, ISIS ऐसी कुछ अलग अलग संस्था जो हिंसा प्रेरण कर रहे हैं, बंदूक के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा प्रेरणा, जिहादी वगैरह बोल रहे हैं ना। मैं वो लोगों को बताना चाहता हूं, आप सफल नहीं हो पाएंगे। दुनिया इसको स्वीकार नहीं करेगा अंत में। इसलिए ऐसा गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग मिलकर जिए। हमारा पूर्वजों ने जो दिया हमको विरासत में, उसी को आदर्श के रूप में लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। ये भारतीय परंपरा है। मित्रों,
I am delighted to inaugurate the two-day All India Gandhian Constructive Workers Conference and also the Mahatma Gandhi Yoga Center. Yoga is also very beautiful. It also makes you dutiful. Someone asked me, sir, yoga के कारण से मुझे क्या मिलेगा? कुछ लोग ऐसा आजकल सोचते हैं, हर एक के बारे में मुझे क्या है? योगा से मुझे क्या होगा? तो उन्होंने कहा योगा के कारण से आप योग्य होंगे, ऐसा कहा मैंने सिंपल। अब योग्यता प्राप्त होगा आपको उसके कारण से। योगा कोई मजहब का विषय नहीं, योगा इस मजहब का उस मजहब का नहीं, दुनिया भर में आजकल योगा प्रैक्टिस कर रहे लोग। योगा का कारण से आपको मानसिक संतुलन आएगा, योगा के कारण से शारीरिक दृढ़ता आएगा, यू विल गेट मेंटल बैलेंस, यू विल ऑल्सो गेट फिजिकल फिटनेस। आपको सबसे ज्यादा स्वांतन मिलेगा, स्वांतन स्वलेस जिसको कहते हैं हम लोग, योगा के कारण से। इसलिए हर बच्चे हर व्यक्ति अपना जीवन में योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए। कितना करना, कैसा करना, वो सब अपना। अब भगवान के प्रार्थना करते समय अपना भगवान का प्रार्थना करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस देश में भगवानों का संख्या का कमी नहीं है। आप इसमें और भी जोड़ना चाहे तो जोड़ो, कोई क्या प्रॉब्लम है? ये धर्म में संस्कृति में कोई आपत्ति नहीं, अहम ब्रह्मस्य। तो इसलिए in fact I deem it a huge honor to be associated with this great voluntary organization which was founded by the father of the nation with the objective of eradicating untouchability and also uplifting the poor and downtrodden. We are all privileged that Gandhiji himself framed the constitution and rules and regulations of Harijan Sevak Sangh, which was founded by him in 1932. Since its inception, the organization has rendered human service in promoting education among the downtrodden and fighting against the social evils like untouchability. Friends, it's a matter of grave concern, as I told you, even after this many years, some of these things are still existing in our country. The most paradoxical that as India marches ahead as one of the fastest growing large economies of the world, social evils like casteism, communalism, corruption are still prevalent in certain sectors of the society, and they are negatively impacting the social fabric of the country and also affecting the image of the country. These three cankers affecting India's growth narrative has to be destroyed. Measures to be taken to promote social inclusiveness, like implementation of 25% seats for the poor in schools across the country, and also the fruits of economic development must reach every section, particularly the poorest of the poor. While the government will continue with their welfare programs for the poor and needy, every conscious citizen of the country must also try to make a difference to the lives of the fellow countrymen, underprivileged people. The divisive walls erected in the middle of the people in the name of caste, religion or social hierarchy has to be removed. Everything has to be measured on the basis of person's character, caliber, capacity, conduct and compassion. We have to measure, not on the basis of caste, community or cash. That has become a बीमारी राजनीति में विशेष रूप में। कास्ट को यूज करते कुछ लोग और कुछ लोग कैश को यूज करते, कुछ लोग और कम्युनिटी को यूज करते। हमारा कम्युनिटी है, तुम्हारा कम्युनिटी है। ये कौन सी कम्युनिटी है भाई? हम सब लोग मानव है, और भगवान जो ऊपर है उनको हमने देखा नहीं। कैसा रहेगा? आपको दिख रहे यीशु क्रिस्त, आपको दिख रहे मोहम्मद प्रवक्ता, और किसी को दिख रहे लॉर्ड विनायका, किसी को दिख रहे लॉर्ड वेंकटेश्वरा, और किसी को दिख रहे साईं बाबा। कोई आपत्ति नहीं। अभी वो तो आपने देखा नहीं, आपने भी किसी को देखा नहीं होगा मेरे ख्याल से जो लोग। मगर हम लोग मानव सेवा, माधव सेवा, सर्विंग द मैनकाइंड इज सर्विंग गॉड. दिस इज द फिलॉसफी. So this is what Gandhiji has said. Gandhiji has said the divisive walls created in the minds of the people in the name of caste, religion or social hierarchy has to be removed. The new India which we are envisaging to build has to be free of poverty with equitable distribution of wealth and prosperity. It has to be free from gender-based discrimination, atrocities on women, weaker sections, corruption, religious extremism, terrorism, fundamentalism. They are not acceptable at all. This has to be a country with people with strong ethical and moral values who believe in one country and one people. Values, traditions, parampara, इसको हमेशा हम लोग कायम रखना चाहिए. और all our countrymen, everyone has got some talent or other.
the taddy tapper, the weaver, the fisherman, the goldsmith, the blacksmith. Everybody has got some talent. The washerman, everybody has got some talent. What is required is to give them little skill upgradation and motivate them to be in constructive mode, not in obstructive or destructive mode. That has to be the principles for all of us. While 65% of Indian population is below 35 years, we have a great demographic dividend. If you channelize them, if you give them proper guidance for our children, they will move for a brighter tomorrow for themselves. Apart from economic reforms, we have to also make India most attractive global destination for investors. Electoral reforms are also required. In this timely conference, I am happy to know that all of you who have gathered here today are hugely contributing to the task of nation building. Various programs launched by the Harijana Sevak Sangh, like lending schools, hostels, family counseling centers, charitable dispensaries, and Prakritik Chikitsa Jivana Kendras are excellent. They should be expanded, they should be encouraged also. All these will go a long way in integrating the downtrodden members into the mainstream of society. In fact, the former president, Sri K.R. Narayanan, in a statement said that had there not been an ashram school run by Harijana Sevak Sangh, it would have been impossible for him to get school education. It is a huge testimony to the magnificent humanitarian task being rendered by this great organization. He could become president. The society finally recognized the talent, I must tell you, irrespective of caste. You have seen Dr. Abdul Kalam, the great man who has become the president of India. He was distributing papers, vendor, he was a paper vendor. He could become president, darling of the nation. And you have seen the now living example of the Prime Minister Narendra Bhai Modi. He was distributing chai. Then finally he has become the Prime Minister of the most powerful country in the world, India. Now is being recognized and respected. If you work hard, if you have discipline, if you have values, if you follow Indian ethics, and if you have social consciousness, you can excel in life. This is the example from these two people. And there are many such examples. As I told you, K.R. Narayanan, who has studied in an ashram school, could become the president of India earlier. So, friends, I am very happy that you are having this conference after a long gap, and I wish you all the best. I appeal to all philanthropists, corporates, industries to donate liberally, to enable Harijana Sevak Sangh to expand the activities in serving the needy of the poor. That is our duty. That is our duty, to serve the cause of the poor. And it is a good institution here which can help the people to move forward. I hope the rich people, they will become richer by contributing to the cause of the poorer people of the country. That's my suggestion to all of them. And I am complimenting once again this organization. And it was also brought to my notice because 150th year of Gandhiji is coming. Some request has been made. I will bring it to the notice of the government and to see that the Harijana Sevak Sangh also is given its rightful place. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.